चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्पर्श विधि, जिसे हम संपर्क विधि के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले लास्ट लेक्शन में यानी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर हमने अमोनिया बनाया था, यानी हवा प्रक्रम देखा। उसके अंदर हमने और दूसरा नाइट्रिक अम्ल भी हमने बनाया, ठीक है। तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप उसे देख सकते हैं। और पूरा पी ब्लॉक मैंने अच्छी तरीके से आपको कराया है, वो चल रहा है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से कराया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप सीधा जा सकते हो उधर, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और मज़ा लीजिए इस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कौन सी विधि है हमारी? संस्पर्श विधि। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास यंत्र है पूरा इसको बनाने के लिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा यानी डायग्राम है या यंत्र कह सकते हैं, जिसके अंदर देखो चैम्बर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 चैम्बर हैं, ठीक है। देखो सबके नाम अलग अलग हैं। इसका पायराइट भट्टी है, ये धूल कक्ष है, ये शीतलक कक्ष है, और यहाँ पर है शुष्क कक्ष, ये शोधन कक्ष, ये परीक्षण कक्ष, ये उत्प्रेरक कक्ष, ये है अवशोषण कक्ष। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम करेंगे पायराइट भट्टी के अंदर जाएंगे। वहाँ पे हम क्या है, देखो यहाँ पर होते हैं हमारे सल्फर के अयस्क, ठीक है, या होते हैं हमारे आयरन पायराइटिस, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, इधर जो सल्फर के अयस्क है उसका होता है दहन, जिससे हमें मिल जाता है SO2 गैस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सल्फर होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है यहाँ पे, यानी इसका दहन होता है, तो हमें मिल जाता है SO2, या इसकी जगह हम ले लेते हैं FeSO2 प्लस 11O2। तो हमें क्या मिल जाएगा? 2Fe2O3 और साथ में मिलेगा 8O2, यानी जो SO2 मिल जाता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, जब ये प्राप्त होगी तो ये जाएगा इस पाइप से होते हुए। ये पाइप क्या है? धूल कक्ष। तो इस धूल कक्ष के अंदर क्या है, नाम से पता चला कि धूल कक्ष। इसके अंदर जो धूल के कण हैं वो चिपक जाएंगे, यानी SO2 के साथ जो धूल के कण होंगे वो इधर से अलग हो जाएंगे, और यहाँ से SO2 गैस जाएगी शीतलक कक्ष के अंदर। यहाँ पर देखो दहन हुआ था, यानी यहाँ पर टेम्परेचर अधिक था, तो SO2 गैस बहुत ज़्यादा गर्म थी, ठीक है। इसे करेंगे हम ठंडा। तो ठंडा करने के लिए हम ऊपर से इस वाले चैम्बर में जल की फुहार डालेंगे, यानी इधर से क्या है, पानी की बौछार करेंगे। पानी की बौछार से क्या होगा, जो SO2 गैस होगी वो हो जाएगी ठंडी। इसके बाद जो SO2 गैस है, अब देखो ठंडी तो हो गई, अब इसके अंदर आ गई नमी। तो इस नमी को दूर करने के लिए हम जाते हैं शुष्क कक्ष के अंदर। तो शुष्क कक्ष के अंदर हम क्या करते हैं कि ऊपर से H2SO4 की फुहार करते हैं, ठीक है, बौछार करते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, जो SO2 की गैस के अंदर जो नमी होती है उसको कर दिया जाता है अलग। अब आप ये सोचोगे सर हम तो H2SO4 ही बना रहे, तो अब यहाँ पर H2SO4 का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो देखिए H2SO4 एक अच्छा एजेंट है, यानी डिहाइड्रेट एजेंट है, जो कि क्या करता है, नमी को अच्छा सोखता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो देखिए नमी को यहाँ से दूर कर लिया गया। अब जो SO2 है वो जाता है शोधन कक्ष के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, तो ये ध्यान से समझिए। तो शोधन कक्ष के अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त एक पेस्ट होता है। वो पेस्ट क्या करता है, जो SO2 है और ऑक्सीजन है, इसको छोड़कर जो बाकी अशुद्धियाँ हैं उसे खींच लेता है, जितनी अशुद्धियाँ बचती है। अब जो SO2 गैस है वो जाती है परीक्षण बॉक्स के अंदर। और ये परीक्षण बॉक्स होता है वो कांच का बना होता है। इसके अंदर क्या होता है, अंधेरा होता है, यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। और साथ में अब क्या करते हैं, हम इस SO2 गैस को यहाँ से प्रवाहित करते हैं और पराबैंगनी किरणों को भी प्रवाहित करते हैं। इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें SO2O3 की अशुद्धियाँ मिलती है उसका शोधन करने के लिए। तो यहाँ पर उस पराबैंगनी किरणों को गुजारा जाता है। अब हमें जो SO2 गैस मिली है वो जाती है उत्प्रेरक कक्ष में। तो यहाँ से सही क्रिया स्टार्ट होती है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने किया सिर्फ शुद्धिकरण। यहाँ से जितने भी चैम्बर है ना, इन्होंने शुद्धिकरण किया है। अब देखिए तो SO2 के समय जो प्राप्त हुई है उसे हम पहुँचाते हैं उत्प्रेरक कक्ष के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, यानी जो SO2 गैस होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है किस, और उत्प्रेरक होता है यहाँ पे कौन सा, V2O5, ठीक है, डाइवेलेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो इसकी उपस्थिति में क्रिया करती है, तो यहाँ पे बन जाती है SO3। इसे आप संतुलित कर सकते हो। तो ये रहा, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो हमें मिल जाती है यहाँ पे SO3,
और साथ में दोस्तों यहाँ पे निकलती है ऊष्मा, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो जहाँ पर ऊष्मा निकलती है उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। मैं तो बताऊंगा अभी थोड़ी देर से, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में अभी बताएं किस यानी जहाँ पर ऊष्मा निकलती है उस क्रिया को क्या कहते हैं, और जहाँ पर ऊष्मा को सोखा जाता है उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, अभी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी देर से बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जो SO3 है वो इस बॉक्स से होते हुए इस वाले चैम्बर में जाती है, और ये चैम्बर हमारा है अवशोषण कक्ष। अवशोषण कक्ष के अंदर क्या होता है, ऊपर से यानी कि सांद्र H2SO4 डाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं भी थोड़ी देर से आपकी कंफ्यूजन को दूर करूँगा, ठीक है। आप ये कहोगे सर हम सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहे हैं लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल का फिर से उपयोग कर रहे हैं, तो इसे थोड़ी देर से बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो SO3 गैस होती है, यानी जो SO3 है हमारा, वो क्रिया किससे करती है, H2SO4 से, जो कि बनाती है क्या, ओलियम H2H2O7, इसे हम क्या कहते हैं, ओलियम, ठीक है। अब इस ओलियम को क्या करते हैं, देखो यहाँ से हमें ओलियम प्राप्त हुआ, ओलियम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ओलियम प्राप्त हुआ, इसको हम ओलियम को क्या करेंगे, इसकी क्रिया करते हैं हम जल के साथ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ H2O7 की, यानी कि देखो यहाँ पर अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है ओलियम, उसे हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का उपयोग, यानी जल का, अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए H2H2O7 प्राप्त हुआ, इसके बाद ये क्रिया करके बनाता है हमारा 2H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार से हमें हमारा बन जाता है क्या, H2SO4। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया, तो यहाँ पर देखिए H2SO4 कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे SO3 की क्रिया करके क्या बना, ओलियम, और ओलियम का हमने जल से क्रिया बनाई, तो यहाँ पे H2SO4 के अणु कितने मिले, 2। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमने इधर देखो हमें ये प्राप्त करना है तो यहाँ पे हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलो हमने 50 ml का प्रयोग किया H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो यहाँ पर हमें 100 ml तो मिल रहा है कम से कम, उसका दुगना मिल रहा है, यानी उसका नुकसान नहीं हुआ लेकिन दुगना मिल गया। वो तो था ही पहले का, लेकिन 2 अणु तो मिल गए कम से कम, ठीक है। इस वजह से हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, तो जाने की कोशिश मत करना। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्रिया होती है, इसे थोड़ी देर से मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ तक जो कंप्लीट है उसे एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। जल्दी करूँगा, 2 मिनट का वक्त लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए देखिए, पायराइट भट्टी है, यहाँ पर सल्फर के अयस्क होते हैं जहाँ पर इनका दहन होता है, तो हमें SO2 गैस प्राप्त होती है। SO2 गैस को हम इस पाइप से गुजारते हैं, जिसे हम धूल कक्ष कहते हैं। धूल कक्ष के अंदर धूल के कण अलग हो जाते हैं, तो हमें SO2 गैस प्राप्त होती है। जो SO2 गैस होती है उसे हम शीतलक कक्ष में ठंडा करते हैं, यानी ऊपर से जल की बौछार करके। तो जो SO2 होगी तो उसमें थोड़ी बहुत नमी आ जाएगी, तो उस नमी को दूर करने के लिए हम इसे भेजते हैं शुष्क कक्ष के अंदर। तो शुष्क कक्ष के अंदर हम क्या करते हैं, H2SO4 की फुहार करते हैं, जिससे उसकी नमी दूर हो जाती है। SO2 को फिर भेजते हैं शोधन कक्ष के अंदर। शोधन कक्ष क्या करता है, इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का पेस्ट भरा होता है, जो कि SO2 और ऑक्सीजन को हटा देता है। हटाने के बाद यानी उसे सोख लेता है, तो वही उससे भेजा जाता है परीक्षण बॉक्स में। इसमें हमें पता परावैज्ञानिक किरणें होती हैं, जो कि क्या करती है, SO2O3 की अशुद्धियों को दूर करती है। उसके बाद जो SO2 गैस है वो जाती है उत्प्रेरक कक्ष के अंदर। उत्प्रेरक कक्ष के अंदर वही ऑक्सीजन से क्रिया करके, यानी कि V2O5 की उपस्थिति में, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 गैस बनाती है, और यहाँ पर ये ऊष्मा उत्पन्न करती है। अब ये SO3 गैस जाती है हमारी अवशोषण कक्ष के अंदर। अवशोषण कक्ष में क्या होता है कि ऊपर से भेजा जाता है सांद्र H2SO4, जो कि क्रिया करके बनाता है ओलियम। इस ओलियम को हम करते हैं ठंडा, पानी से क्रिया करेंगे तो हमें मिल जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार हमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिल चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा रहा था, वो ये थी, तो देखिए इधर ले साथे लिए का नियम लागू होता है, तो यहाँ पे इस बात को समझना भी है। देखो अगर हमें प्रोडक्ट अधिक चाहिए तो उसके लिए टेम्परेचर और दाब अच्छे तरीके से चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊष्मा कहाँ पे जाता है, देखो ले साथे लिए का नियम क्या कहता है, सदा उल्टा चलता है, ठीक है। जैसे कि दाब अधिक करेंगे ना, तो अब क्रिया उस साइड भगेगी जहाँ दाब कम होगा, जहाँ दाब कम करेंगे तो क्रिया उस साइड भगेगी जहाँ दाब अधिक होगा। इसी प्रकार जहाँ ताप अधिक होगा तो क्रिया उस साइड भगेगी जहाँ ताप कम होगा।
और जहाँ ताप कम होगा तो अब क्रिया वहाँ भागेगी जहाँ ताप अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर ताप कहाँ पे अधिक है, इसमें अधिक है कि इधर कम अधिक है, तो यहाँ पे ऊष्मा निकली तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, अधिक है। तो अगर हम टेम्परेचर अधिक रखेंगे तो क्रिया किस साइड भागेगी, जहाँ टेम्परेचर कम है, ताप कम है, तो यहाँ से ये क्रिया उल्टी चलेगी। अगर क्रिया उल्टी चली तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमें ताप चाहिए निम्न, ताप कैसा चाहिए, निम्न, लगभग 700 केल्विन ताप तक, ठीक है ना, इतना तो हमें चाहिए। अब देखिए दाब, अब हम दाब की बात करते हैं। दाब कहाँ पर अधिक है, अब बताइए, इसको देखिए और दाब बताइए कहाँ पर अधिक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे पता लगाना है। यहाँ पे 2 मोल एक अणु इसका, यानी यहाँ पे 3 मोल है टोटल। कितने मोल है, 3, और यहाँ पर कितने मोल है, 2। यानी जहाँ पर अणुओं की संख्या कम वहाँ दाब कम, जहाँ अणुओं की संख्या अधिक वहाँ दाब अधिक। तो देखिए अगर हम दाब अधिक रखेंगे तो क्रिया किस साइड बगेगी, उसी साइड जहाँ पर दाब कम है। दाब कब है, यहाँ पर कम है। तो अगर दाब अधिक रखेंगे तो क्रिया इस साइड बगेगी और हमें इस साइड ही चलाना है। तो दाब हमें रखना पड़ेगा उच्च। अगर निम्न रखेंगे तो क्रिया इस साइड बगेगी। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ तक आपको कंप्लीट होगा। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को भी कर लिया क्लियर। यानी ये जो क्वेश्चन था हमने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं किया है तो अभी करिए, किस बात का वेट कर रहे हो। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या पता आगे चलकर सब्सक्राइब के पैसे लगने लगे, तो अभी कर लो, आपके पास मौका है, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री में हम पूरी केमिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है, 11th 12th और कंपटीशन सभी प्रकार की। अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की पी ब्लॉक की तो जाकर चेक करिए, उसे देखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।